हेलो एवरीवन। आज है 7 जून 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली द हिंदू और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, और उनको हमें अच्छे से समझते हुए चलना है और उनके नोट्स भी बनाते हुए रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डे कौन सा है? 7 जून। आज क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो आज हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल फूड डे या नेशनल फूड सेफ्टी डे। और नेशनल फूड सेफ्टी डे से बस एक बात ध्यान रखना, आपने सुना होगा फूड सेफ्टी या फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। क्या था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट? तो याद रखना 2013 में आया था। और नेशनल फूड से जो सिक्योरिटी एक्ट था उसमें क्या कहा गया था कि जो आपके रूरल इलाके होंगे और जो आपके अर्बन एरियाज होंगे, उन एरियाज में जो गरीब लोग रहते हैं उनको सरकार क्या करेगी, अप टू 75% जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को फ्री में क्या दिया जाएगा। ये एक कह सकता हूं कि एक मिनिमम प्राइस के ऊपर क्या मिलेगा, ग्रेन्स दिए जाएंगे। जैसे कि गेहूं मिलता था 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, चावल 1 रुपए किलो, दाल 5 रुपए किलो। तो ये जो स्कीम लाई गई थी 2013 में एक एक्ट आया था उसके बाद, और उसके बाद अभी जो हमारी रनिंग गवर्नमेंट ने उसने इसका नाम क्या रख दिया था, प्रधानमंत्री अन्न योजना, ठीक है, जिसके अंदर में फ्री फूड 2029 तक ये सब दिया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को ये वाली स्कीम को उसमें चेंज कर दिया जाता है और उसके मिनिमम प्राइस को हटाकर उसको कंप्लीटली फ्री कर दिया जाता है। तो बस इतना ध्यान रखना। आज कौन सा है? 7 जून। क्या बनाते हैं हम उसको? नेशनल फूड सिक्योरिटी या सेफ्टी डे। उसके बाद चलते हैं हमारे न्यूज के ऊपर। आज कौन सी न्यूज सबसे अच्छी है? तो देखो सबसे पहले एक न्यूज लिखी हुई है तुम्हारे सामने, नीट एग्जाम। देखो अभी नीट का एग्जाम हुआ था और उसके अंदर हमें स्कैम देखने को मिला। बेसिकली स्कैम क्या है समझना कि नीट के एग्जाम में टोटल नंबर होते हैं, टोटल नंबर का होता है 720। और आपको सोच के हैरानी होगी सुन के कि 67 लोगों के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए गए। और दिक्कत यह है कि एक क्वेश्चन इसके अंदर कितने का होता है, 4 मार्क्स का, ठीक है। और कुछ बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के, किसी के 718 आ रहे हैं, किसी के 714 आ रहे हैं, किसी के 699 आ रहे हैं, जबकि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन तो 4 मार्क्स का इसके अंदर, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू उठाया गया है। तो कह ही सकता हूं कि देखो जो नीट का एग्जाम है एक्चुअल में कंडक्ट कौन करवाता है? एनटीए। एनटीए क्या होता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कब बनी थी? 2017 में। इसको बनाया इसलिए गया था कि जो आपकी हायर एजुकेशन होती है उस हायर एजुकेशन में अगर किसी को जाना है, जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है बॉडी, तो उनको इस एनटीए के एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी बना दिया गया कि भाई ये एग्जाम लेगा और उस एग्जाम के बाद वो पर्टिकुलर उस हायर एजुकेशन में एडमिशन ले पाएगा। तो आपसे पूछेगा कब आया था एनटीए? तो 2017 में, ठीक है। और अभी इसके ऊपर एलिगेशंस ये लगाए जा रहे हैं कि इसने करप्शन किया है, इसने कहीं ना कहीं घपला तो किया है, घोटाला तो किया है। बात समझ में आ रही है? अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इस तरह के स्कैम होने चाहिए इंडिया में, अलाउड होने चाहिए? तो नहीं होने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार जो हमारी गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, जॉब के एग्जाम होते हैं, उनके अंदर भी हमें बहुत बार स्कैम देखने को मिलता है। और सरकारें क्या करती हैं? सरकारें, मैंने हमेशा कहा कि सरकारें तुम्हारे साथ खेलती हैं, तुम्हारे को फुटबॉल बना के इधर से उधर नचाती रहती हैं। जैसे राजस्थान में अभी इलेक्शन थे तो राजस्थान में बीजेपी ने कहा कि अगर हमारी सरकार होती तो एक भी पेपर लीक नहीं होता। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा देखोगे तो इसके बगल में हरियाणा है। हरियाणा के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर 30+ एग्जाम लीक हुए हैं, वहां तो बीजेपी की सरकार है। तो मैं किसी सरकार पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये सरकारें तुम्हें बेवकूफ समझती हैं। वो तो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन है, तुम्हारा फंडामेंटल राइट है जो तुम्हें बचाकर रखता है। कौन से आर्टिकल में, कौन से फंडामेंटल राइट में जॉब्स के बारे में लिखा है? तो आर्टिकल नंबर 16 है आपका, जो इक्वालिटी देता है किसके अंदर, जॉब्स अपॉर्चुनिटी में। बात समझ में आ रही है ना? तो सरकार ने क्या किया इनको रोकने के लिए? तो आपने पढ़ा होगा कि अभी एक बिल पास किया गया था जिसका नाम क्या था, कि जिसके अंदर हमने कहा था कि जो चीटिंग होती है उसको नाम क्या दिया गया था, एंटी चीटिंग बिल। और एंटी चीटिंग बिल एक्चुअल में आया कब? तो अभी इसी साल की बात है। अभी उसको प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया तो एक्ट नहीं बना, याद रखना, बिल ही है। इसमें क्या है कि अगर आप लोग चीटिंग करते पाए गए तो आपके ऊपर अप टू 10 ईयर आपकी मतलब जेल हो सकती है, प्रिजन हो सकती है, इंप्रीजमेंट हो सकती है, और आपको अप टू 1 करोड़ रुपीस का क्या हो सकता है, फाइन भी हो सकता है। ये उसमें प्रपोज्ड है, ठीक है। तो कुछ बातें याद रखना, क्या सही है क्या गलत है। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो क्यों सही है, और सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अगर लीक हो रहा है तो ये उसमें प्रोविजन कर दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, एनटीए क्या होता है और एग्जामिनेशन क्या होता है।
नीट एग्जाम में इस बार अगर तुम देखोगे 23.66 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था और 13.16 लाख लोग बच्चों ने इस बार एग्जाम भी क्लियर कर लिया है। लेकिन दिक्कत यह है कि 67 बच्चों की फर्स्ट रैंक है। और दिक्कत यह है कि इतनी सीटें तो आपकी एम्स उसमें क्या बोलते हैं दिल्ली में नहीं है, तो उन बच्चों को मिल ही नहीं पाएगा। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत होगी कि कैसे होगा। हालांकि इसके ऊपर स्कैम हुआ है तो इसको दोबारा से होना चाहिए। अब बहुत से लोगों ने ये भी कहा है कि इसको रिकंडक्ट करवाना चाहिए, रीटेस्ट होना चाहिए इसका, ठीक है। तो ये न्यूज में भी बना हुआ है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमारी सरकार उसके लिए क्या कर रही है, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर बिहार एंड द आंध्र प्रदेश। देखो हुआ क्या समझना, एक होता है स्टेट, एक होता है स्पेशल स्टेट। मैं आर्टिकल 370 की बात नहीं कर रहा हूं जो उसको मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को हटा दो, मैं बात कर रहा हूं स्टेट और स्पेशल स्टेट किसके बिहाफ पर। तो देखो अगर मैं नॉर्मल स्टेट की बात करूं तो सारे के सारे स्टेट को मैंने नॉर्मल कह दिया फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर मैं स्पेशल स्टेट की बात कर रहा हूं जिसका जो स्टेटस है वो कौन मांगने की कोशिश कर रहा है, जो स्पेशल स्टेट है वो कौन चाह रहा है, तो वो चाह रहे हैं आपके ये दोनों, ठीक है। एक मैं कह सकता हूं ये आंध्र प्रदेश है और ये कौन है, बिहार है, ठीक है। ये दोनों चाह रहे हैं कि भाई हमें स्पेशल स्टेटस दे दो। होता क्या समझना, स्पेशल स्टेटस का मतलब है सीधा सीधा फाइनेंस से लिंक करता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, भारत में जो फाइनेंस है, जो पैसा है, उसको देख रेख कौन करता है, फाइनेंस कमीशन। और आप याद रखना हमारे यहां पर जो फाइनेंस कमीशन है, उस फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल है वो कौन सा है, आर्टिकल नंबर 280, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका कोई आर्टिकल होता है, लेकिन अगर आर्टिकल नहीं है लेकिन लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम उसे क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी कह देते हैं, ठीक है। जैसे आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन का कोई आर्टिकल नहीं है लेकिन वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब मैंने कहा कि फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 होता है। इस फाइनेंस कमीशन का काम है फंड को वो करना, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो स्टेट और जो सेंटर होता है वो जितना पैसा कमाता है, उसकी इनकम होती है, उसमें से कुछ शेयर ये स्टेट को देता है। तो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक न्यूज थी कि साउथ वाले कह रहे थे कि हम सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी सरकार के अंदर, लेकिन सरकार हमें बहुत कम पैसा देती है। अगर सरकार हमसे 100 रुपए लेती है तो हमें 17-16 रुपए ही दे पाती है, जबकि जो स्पेशल स्टेट का जिसके पास स्टेटस है उनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो बस सीधा सीधा लिंक इसी का है। याद रखना, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं या मैं इसकी जनरल बात कर लेता हूं कि ये सारी की सारी चीजें कौन से फाइनेंस कमीशन में की गई थी, तो समझना आज से कुछ टाइम पहले 1969 के अंदर एक कमीशन बना था, एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था गॉडगिल, ठीक है। उस गॉडगिल कमेटी या उसको हम क्या कहते हैं, गॉडगिल फॉर्मूला। उस गॉडगिल फॉर्मूला के अंडर में क्या किया गया था कि आपको रिकमेंड किया गया था कि स्पेशल स्टेटस किसको देना है। तो आपको पूछेगा कौन से कमीशन में, तो 5th फाइनेंस कमीशन में, ठीक है। फाइनेंस कमीशन कब से बनना शुरू हुए थे, 1950 से। आर्टिकल कौन सा है, 280, ठीक है। थोड़ा सा बेस ध्यान रखना, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ये स्टार्ट हुआ था, गॉडगिल कमेटी, ठीक है। गॉडगिल फॉर्मूला कह देते हैं। अच्छा, क्या पैरामीटर्स होते हैं, किसको स्पेशल स्टेटस मिलेगा, तो पहले इसको समझ लो। या तो हिली रीजन हो, ठीक है, यानी कि हिमालय के आसपास वाले रीजन वाला, या फिर क्या हो, वहां पर लो पॉपुलेशन डेंसिटी और साइजेबल शेयर ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, यानी कि वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कम होनी चाहिए। जैसे भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, तो 2011 की अगर मैं डाटा की बात करूं तो भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी थी 282 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 282 लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी थी इंडिया में, तो याद रखना दिल्ली की सबसे ज्यादा थी, 11297 पर्सन पर किलोमीटर से स्क्वायर। ये दिल्ली के अंदर लोगों का 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने की वो थी, रेशियो था, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि कौन सा सबसे कम था, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कौन सा सबसे कम था, हिली रीजन या हिली एरिया, ये मैं बता देता हूं, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर कोई ऐसा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है या वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छी खासी है, तो उसको मिलेगा कौन सा, स्पेशल स्टेटस। या किसको मिलेगा, जो हिली रीजन में रहता हो, ठीक है। या फिर स्ट्रेटेजिक लोकेशन विद द बॉर्डर्स विद द कंट्रीज, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि हम अपने आसपास की 7 कंट्रीज से अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं, ठीक है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये हमारी 7 हमारी नेबरिंग कंट्रीज है। सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, 4096.7 किलोमीटर। सबसे कम किससे करते हैं, तो अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर लगभग अप्रोक्सीमेट।
अब मैंने कहा कि अगर ये चारों पांचों कंडीशंस हैं, या फिर वहां की इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैकवर्डनेस हो वहां पर, ठीक है, या नॉन वायबल नेचर हो किसका, स्टेट फाइनेंस, यानी कि स्टेट के पास फाइनेंस लेने का कोई तरीका ही ना हो, वहां पर इंडस्ट्रीज ना हो, बहुत सारे जंगल हो, बहुत सारे पहाड़ हो, है ना, तो वहां पर जब फाइनेंस का सिस्टम ही नहीं रहेगा तो ऐसे स्टेट्स को किसका स्टेटस दे दिया जाएगा, स्पेशल स्टेटस। समझ गए? अब मैं समझाता हूं कि स्पेशल स्टेटस मिलता कैसे है। देखो, फाइनेंस कमीशन में ये सब डिसाइड होता है। सबसे पहले अगर पूछे तो कौन से फाइनेंस कमीशन में ये सब किया गया, तो कौन से में, 5th में। अब एक बात समझना, इससे बेनिफिट क्या होते हैं। देखो, कहा गया कि अगर सेंटर 100 रुपए कमाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसमें से 32% यानी कि 32 रुपए जो होंगे वो किसको मिलेगा, स्पेशल स्टेटस वाले स्टेट को मिलेगा। और लास्ट टाइम पर 14th जो फाइनेंस कमीशन था, उस 14th फाइनेंस कमीशन में यह कह दिया गया कि ये जो 100 रुपए थे उसमें से 32 नहीं मिलेंगे, अब मिलेंगे 42% शेयर मिलेगा। अब सोचो, सरकार अगर 100 रुपए कमाती है तो उसको 42 रुपए, 42 रुपीज तो है ना, इन स्पेशल स्टेट जो है ना, जिनको स्पेशल स्टेटस दे रखा है उनको देना पड़ेगा। और यही रीजन था कि सबसे ज्यादा पैसा साउथ से आता है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा एलोकेट किसको हो जाता है, स्पेशल स्टेट को। और कहां पर लिखे हैं सारे, आर्टिकल 371 में लिखे हैं। सबसे पहले याद रखना, इसमें है 371 का ABCDEFGHIJ तक लिखा है। और इसके अंदर सबसे पहले किसके लिए एलोकेट किए गए थे, तो याद रखना आपका महाराष्ट्र और गुजरात, इनको स्पेशल स्टेट की कैटेगरी में डाला गया था। ठीक है, ये 371 वाले की बात कर रहा हूं मैं, जो उसमें है। लेकिन अगर वो फाइनेंस के हिसाब से स्पेशल स्टेटस उसकी बात करूं स्टेट की, तो कौन से हो जाएंगे, जो हिली एरियाज में मैक्सिमम है। ठीक है, अब मैंने कहा कि जो फाइनेंस कमीशन है, कौन से ये बात हुई थी, 14th फाइनेंस कमीशन से। अब इसका बेनिफिट क्या होता है समझना, 90% फंडिंग जो होती है ना, वो इनको हो जाती है। जो दूसरे स्टेट है उनको 60 to 75% फंडिंग होती है, किसके लिए, फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जैसे मान लो कल को कोई स्कीम आती है और उस स्कीम को पूरे भारत में इंप्लीमेंट किया जाता है, तो अगर स्पेशल स्टेटस है तो 90% तक पैसा सेंटर देता है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल स्टेट है तो उसको लगभग 60 to 75% पैसा कौन देता है, सेंटर देता है। तो मतलब उसका पैसा भी कम लगा उसमें, समझ रहे हो ना। दूसरा क्या है, अनस्पेंड मनी कैरिड फॉरवर्ड, मतलब तुम्हें पैसा मिला और तुमने पैसा यूज नहीं किया तो वो पैसा तुम अगले साल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कौन सा, 30% सेंटर बजट गोज टू स्पेशल स्टेटस कैन अवेल डेप्ट रिलीफ, मतलब जो सेंटर का बजट होता है उसका 30% पैसा सीधा स्पेशल स्टेटस वाले स्टेट में जाता है। और ये लोग क्या कर सकते हैं, डेप्ट के ऊपर रिलीफ भी ले सकते हैं। जैसे इन्होंने सेंटर से लोन लिया और उस लोन के ऊपर क्या मिल सकता है, इनको रिलीफ भी मिल सकता है, दूसरे स्टेट को नहीं होता है। तो इतने सारे बेनिफिट हैं इसके। तो अब समझना न्यूज क्या है। 2014 में आपको पता है कि आंध्र प्रदेश जो था उसके 2 टुकड़े हुए, एक बना तेलंगाना, एक बना आंध्र प्रदेश। और अभी आपने देखा होगा 2 जून 2014 को ये हुआ था, और कल परसों 2 जून को उसको अलग स्टेटस दे भी दिया गया, कैपिटल वगैरह भी बन गई उनकी। हम पहले पढ़ चुके हैं इन चीजों को। अब मैंने कहा कि जब ये अलग हुआ तो उस समय कहा गया था आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देंगे, नहीं दिया। 2019 में कहा कि देंगे, नहीं दिया। और 2019 में 2019 में ये चंद्रबाबू नायडू हर स्टेट गवर्नमेंट से मिलता फिर रहा था कि कुछ भी हो जाए ये सरकार नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने उनके वादे पूरे नहीं किए। अब देखो तुम, किस्मत ऐसी हुई है ना, कोइंसिडेंस ऐसा बना कि इनके साथ मिलकर इनको सरकार बनानी पड़ रही है। तो अब इन्होंने कह दिया कि हमें तो स्पेशल स्टेटस चाहिए, और अब गाड़ी फंस चुकी है, अब इनको स्पेशल स्टेटस देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, क्या स्पेशल स्टेटस सबको दे दें क्या? हर स्टेट को तुम स्पेशल स्टेटस दे दोगे तो सरकार का सारा पैसा, सारा बजट तो यूं ही चला जाएगा। ये उसको दिया जाना चाहिए जो बेचारा फाइनेंशियली, जो जिसकी जियोग्राफिकल कंडीशंस अच्छी नहीं है ना, वहां पर ट्राइबल लोग बहुत सारे हैं जिनका इनकम का सोर्स नहीं है, जंगलों में रहते हैं बेचारे, है ना, उन पे तुम पैसा खर्च करो। ये थोड़ी ना कि हर स्टेट को दे दोगे, कल को दिल्ली भी मांग लेगा, हरियाणा भी मांग लेगा, राजस्थान भी मांग लेगा, तो अल्टीमेटली देश की इकोनॉमी तो खराब हो जाएगी ना। लेकिन उस समय प्रॉमिस किया था, दिया नहीं था, तो अब तो ये लेंगे। और इससे होगा क्या, जैसे उड़ीसा ने मांग लिया तो इससे क्या होगा, दिक्कतें सेंटर को ही देखनी पड़ेंगी। लेकिन अब मजबूरी हो चुकी है, नीतीश कुमार आके बैठ चुका है, साथ में चंद्रबाबू नायडू आके बैठ चुका है, और ये दोनों अपना स्पेशल स्टेटस डिमांड कर रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या बिहार को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। क्या आंध्र प्रदेश को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द दीज कंडीशंस। ठीक है, अगर सही है कि नहीं है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फाइनेंस कमीशन की। मैंने कहा कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब बना था, 1950,
उसको बनाने कौन था, उसका हेड कौन था, तो याद रखना चीफ फाइनेंस कमिश्नर। ठीक है, कौन होता है चीफ फाइनेंस कमिश्नर, तो याद रखना कौन होता है उस समय, तो पहला कौन था, केसी नियोगी। डायरेक्टली पूछ लेता है एग्जाम में, क्षितिज चंद्र नियोगी। आपसे पूछेगा एट प्रेजेंट कौन है, तो याद रखना एट प्रेजेंट कौन है, एनके सिंह। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कौन से नंबर के हैं, तो 15th नंबर के। और अभी 16th नंबर के जो फाइनेंस कमिश्नर हैं उनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, और 16th नंबर पे जो फाइनेंस कमिश्नर है वो कौन है, तो याद रखना अरविंद पनघड़िया। उनको बनाया गया है अरविंद पनघड़िया। और अरविंद पनघड़िया ही कौन थे, जब आपका नीति आयोग बना था, प्लानिंग कमीशन को बदल के नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015 में, उस नीति आयोग का पहला जो वाइस प्रेसिडेंट था वो भी अरविंद पनघड़िया थे। और नीति आयोग का प्रेसिडेंट जो होता है वो कौन होता है, हमेशा हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो आज भी प्राइम मिनिस्टर है, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन ये कौन था, उस समय वाइस प्रेसिडेंट था। आज कौन है वाइस प्रेसिडेंट, तो आज सुमन बेरी है ना, सुमन बेरी इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आपका नीति आयोग। ठीक है, तो इन कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स को याद रखना। ठीक है, और आगे हम देखेंगे कि आपके एग्जाम तक जब तक पहुंचेंगे तब तक हमें पता लग जाएगा कि इनको मिलता है या इनको नहीं मिलता है स्पेशल स्टेटस। तो ये बार बार ये चीज देखने को मिलेगी, और ये दोनों चेहरे आपको बार बार न्यूज में बने हुए मिलेंगे। ठीक है, आप याद रखना 14th फाइनेंस कमिश्नर में कौन था, उसका हेड कौन था, अगर पूछे तो कौन होता है, गवर्नर YV रेड्डी। ये उस समय क्या बना था, 14th फाइनेंस कमिश्नर, जिसके टाइम पर जो स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा उसमें 32% से शेयर को बढ़ाकर 42% किया गया था। ठीक है, इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई ना। उसके आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। कंडक्ट कास्ट सर्वे रिव्यू अग्निपथ स्कीम। देखो आ गया ना, मैंने कहा था फिर आएंगे न्यूज में। आपके सामने है, इन्होंने कहा कि देखो अग्निपथ स्कीम आई थी। व्हाट इज अग्निपथ, कि जब आप आर्मी में जाते हो तो पहले क्या होता था कि आर्मी में जाने के चले गए और आपकी जॉब लग गई तो परमानेंट जॉब हो चुकी है। अब क्या हुआ, इन्होंने 4 ईयर के लिए कर दिया, जिनको अग्निवीर नाम दे दिया। अब सोचो कि वो बंदा जो 3-4 साल मेहनत कर रहा है, सुबह शाम दौड़ रहा है, अपने शरीर को खराब कर रहा है, और वो जॉब लग जाता है, फिर उसको 4 साल बाद छोड़ दिया जाता है। हालांकि ये बात भी है कि उनको जॉब उनको मिल जाएंगे, लेकिन क्या गारंटी है जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर एक बार आर्मी में चला गया था तो पहले जॉब मिल चुकी थी ना। तो इसका अपोज भी बहुत हुआ था, जगह जगह दंगे भी हुए थे, है ना, आपने देखा भी होगा। अब ये कह रहे हैं, जो अभी इनके नए फ्रेंड बने हैं, नए मित्र बने हैं बीजेपी गवर्नमेंट की, ये कह रहे हैं कि अग्निपथ को हटाओ। तो मे भी हमें देखने को मिल सकता है हटाई जाए, मे भी हमें देखने को मिल सकता है ना हटाई जाए। बात समझ में आ रही है ना। तो ये फिर से कहीं ना कहीं हॉट टॉपिक रहने वाला है इस बार, अग्निवीर। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि हाँ, अगर तुम नेशनलिज्म को देखते हो, देशभक्ति को देखते हो, तो इसे हटा देना चाहिए। तुम दूसरी जगह से कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, ना कि तुम यहां से कॉस्ट कटिंग करो। ठीक है, ये सभी का अपना पर्सनल व्यू हो सकता है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम चलते हैं एग्जाम में क्या पूछेगा। इन्होंने 2 चीजें डिमांड की, एक तो बोले कास्ट सर्वे करवा दो, एक बोले अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम कब आई थी, 2022। इसको हम थोड़ा साइड में रख देते हैं। कास्ट सर्वे की बात कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि जाति के आधार पर जनगणना या कास्ट सर्वे होना चाहिए। देखो कास्ट सर्वे कोई भी करवा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना तो सरकार के पास है। इन्होंने जब कास्ट सर्वे करवाया, देखो अगर पूछे सेंसस एक्ट कब आया था, 1948। आपसे पूछेगा जब कास्ट सेंसस हुआ बिहार में अभी, तो पता चला बिहार में 36% पॉपुलेशन जो है ना एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है। इस डाटा को याद रखना। आपसे पूछेगा 27% अदर बैकवर्ड क्लास है, ओबीसी, और दोनों को मिला दूं तो कितना हो गया, 63% है दोनों ओबीसी। एक ओबीसी, एक एक्सट्रीमली ओबीसी, बहुत ही अति पिछड़ा वर्ग है, और दोनों को मिलाऊं तो 63%। लेकिन दोनों को मिलाकर रिजर्वेशन मिलता है 27%। इन्होंने कहा कि भाई हमें रिजर्वेशन भी 63 दो, लेकिन क्या 63% रिजर्वेशन दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। क्योंकि याद करो 1992 में इंदिरा साहनी केस हुआ था। इंदिरा साहनी केस में क्या था कि आप 1992 में डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का कि रिजर्वेशन कैन नॉट बी एक्सीड फ्रॉम द लिमिट ऑफ 50%। आप 50% की लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि कुछ स्टेट का गवर्नर दे देता है रेजिडेंस के बिहाफ पर, वो डिपेंड करता है गवर्नर पे कुछ कुछ जगह पर कंडीशंस के बाद, लेकिन आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि इनको 63% दोगे तो गलत बात है। अब एक बात निकल के आती है कि क्या रिजर्वेशन जॉब्स में भी होना चाहिए, जॉब्स की तो बात हो रही है, क्या रिजर्वेशन प्रमोशन में होना चाहिए। तो इंदिरा साहनी केस में कहा गया था कि रिजर्वेशन जो है ना वो प्रमोशन में यूज नहीं होगा, प्रमोशन आपकी कैपेबिलिटी के बिहाफ पर ही होनी चाहिए।
बात समझ में आ रही है ना। अब आपसे पूछेगा कितने, कौन सी कास्ट को कितना रिजर्वेशन मिलता है, तो याद रखना भारत में एसटी जो है उसको 7.5% रिजर्वेशन है, एससी को भारत में 15% रिजर्वेशन है, ओबीसी को भारत में 27% रिजर्वेशन है। ठीक है, मंडल कमीशन आपने पढ़ा होगा, बीपी मंडल है ना, पॉलिटी में हम पढ़े हैं ये सारी चीजें। ईडब्ल्यूएस क्या है, तो ईडब्ल्यूएस में 10% दिया गया था, किसको, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिसमें जनरल लोग भी आते थे। अब सोचो कितना होना चाहिए था, 50%। तो यहां तक अगर मैं काउंट कर रहा था तो 49.5% था, अब 10% एक्स्ट्रा दे दिया, कितना हो गया 59.5। तुम पहले उसको ब्रीच कर रहे हो, और ब्रीच करने के बाद ये कह रहे हैं कि 63% तो ओबीसी को ही दे दो, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, फिर जनरल कहां जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये बहुत बड़ा एक इश्यू बना हुआ है। अब इस सरकार के ऊपर ये प्रेशर आ जाएगा कि कास्ट सेंसस करवाने के बाद अगर रिजर्वेशन की डिमांड की गई तो कैसे दिया जाएगा। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं कि चलो जो चल रहा है चल रहा है, क्या रिजर्वेशन सही होना चाहिए। देखो, जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था उस समय बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन लोगों को मेन स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए रिजर्वेशन की बात उठाई गई थी, और ये कहा गया था कि वक्त आने पर 10, 20, 30 साल में रिजर्वेशन हटा देंगे। लेकिन ये एक पॉलिटिकल एजेंडा बन गया, पॉलिटिकल कह सकता हूं कि एक एजेंडा बन गया कि जो नेता होते हैं वो इसका बेनिफिट उठाते रहते हैं। आज इस कंडीशन में पहुंच चुके हैं कि ये हट ही नहीं पा रहा है। तुम सोचो, आजादी के इतने दिन बाद भी हम लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, हम लोग हर चीज के लिए तरस रहे हैं, हम लोग रिजर्वेशन में आज भी विश्वास करते हैं, हम लोग कास्ट में आज भी विश्वास करते हैं। तो होना क्या चाहिए, सरकार को कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए कि जो रिजर्वेशन है वो कास्ट के बिहाफ पर ना देकर वो गरीबी के बिहाफ पर देना चाहिए। ये पर्सनल व्यू भी हो सकता है। से और कोटे से बनिया रिजर्वेशन से बेटी जो है, बेटा जो है, उसको भी रिजर्वेशन मिला और वो भी बहुत अच्छी पोस्ट पे चला गया। लेकिन जो गरीब है, जो बेचारा गरीब है, उसको कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं है। तो या तो सबको एजुकेट कर दो, फिर जॉब में उनको रिजर्वेशन दो, सब पढ़े लिखे हो जाएंगे, सब जॉब करेंगे, रिजर्वेशन छोड़ देंगे। तो ये पॉइंट भी आता है कि जो अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया, जो क्रीमी लेयर आ गया, उस क्रीमी लेयर को याद रखना। इस इंदिरा साहनी में केस में था कि क्रीमी लेयर को अपना रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि फिर दिक्कत आ जाती है। मान लो कि कोई जॉब निकली, उसमें 15% रिजर्वेशन एससी को, 100 पोस्ट थी। अब एससी में इतने लोग पढ़े लिखे नहीं है कि वो 15% वहां तक पहुंचे हो, तो मजबूरी में क्रीमी लेयर को भी वो देना पड़ता है। तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है, हम इसमें ज्यादा पर्सनल नहीं जाएंगे, वो अब नीतीश कुमार जी है ना, आपके आंध्र प्रदेश वाले, या फिर आपके जो अभी जो गवर्नमेंट बनी है, या जो जब भी जो गवर्नमेंट रहेगी, उनके सारे के सारे मैटर है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हमें हमारा एग्जाम से मतलब है अभी इस पॉइंट पर। तो हमें ये डाटा याद रखना है बस। बात समझ में आ रही है ना, कि कितना कितना रिजर्वेशन मिलता है, कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए। अब बात आती है कि कास्ट बेस्ड सेंसस, या भारत में पहली बार सेंसस ही कब हुआ था। तो याद रखना, सबसे पहला सेंसस कब किया गया था इंडिया के अंदर, तो याद रखना 1872। उस समय हमारे यहां पर वाइसराय कौन थे, लॉर्ड मयो। लेकिन याद रखना ये अनऑफिशियल था। हमने पहला ऑफिशियल सेंसस कब किया होता है, 1881। और वो जो ऑफिशियल सेंसस हुआ था वो कौन करवाया था, तो लॉर्ड रिपन। इसने करवाया था, लॉर्ड रिपन ने। और अभी 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था। 2021 का सेंसस हुआ नहीं है क्योंकि कोविड-19 की वजह से डिले हो गया था। जब उसका डाटा आएगा तो हम उसमें पढ़ेंगे कि क्या पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, कितनी पॉपुलेशन है, कितनी लिटरेसी रेट है, कितना लिटरेसी गैप है, कितना सेक्स रेशियो है, वो सारी की सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत इसमें समझ में आ चुका होगा। ये बार बार न्यूज उठती रहेगी, बार बार डिमांड उठेगी, और हम बार बार पढ़ेंगे भी। ठीक है, ये श्योर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। यूनेस्को स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट हाईलाइट्स की नॉलेज गैप्स इन रिसर्च एंड डाटा ऑन स्पाइकिंग ओशियनिक वार्मिंग। देखो, ओशियन जो है ना, उनका टेम्परेचर राइज कर रहा है, और उनके टेम्परेचर के राइज करने से हो क्या रहा है नुकसान। आपने एक वर्ड सुना होगा, कोरल रीफ। इन कोरल रीफ की क्या हो रही है, डेथ हो रही है। और जब कोरल रीफ की डेथ हो जाती है तो ये हार्ड हो जाते हैं, पहले सॉफ्ट होते हैं। जब सॉफ्ट होते हैं तो इनको कोरल रीफ कह देते हैं, और जब हार्ड हो जाते हैं तो इनको क्या कह देते हैं, कोरल रीफ बिल्डिंग। मतलब क्या है इसमें कि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे घास जैसे होते हैं, शैवाल जिसको बोल देते हैं, जो लगभग 2.5 से 12 इंच के उनके साइज होता है, वो पानी के अंदर होता है, ऑक्सीजन वगैरह जनरेट करने का काम करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो कोरल रीफ है वो कहां पर पाया जाता है, तो आपने पढ़ा होगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन या ग्रेट बैरियर रीफ भी कह देते हैं। कहां पर वो ग्रेट बैरियर रीफ, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट बैरियर रीफ।
अब होता क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने से ये सारे नुकसान होते हैं। तो इनके ऊपर एक डाटा निकल के आया जिसमें ये बताया गया कि कैसे कैसे हमारे जो ओशियंस है वो चैलेंज उनको फेस करना पड़ रहा है राइजिंग टेम्परेचर की वजह से। तो वही क्लाइमेट की न्यूज है, हम बार बार पढ़ते रहते हैं। ठीक है, अगर ऐसे टेम्परेचर बढ़ता रहा 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तो 2100 आते आते पूरी अर्थ पानी में समा जाएगी, ग्लेशियर पिघल जाएंगे। हमने इसको बचाने के लिए 2070 का टारगेट ये रख रखा है कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे तो क्या होगा, कार्बन एमिशन नहीं होगा तो ग्रीन हाउस गैस नहीं बनेगी, ग्रीन हाउस गैस नहीं बनेगी तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो ओशन नहीं, ग्लेशियर नहीं पिघलेंगे, ग्लेशियर नहीं पिघलेंगे तो हम डूबने से बच जाएंगे। तो हमारा टारगेट है 2070। दुनिया का टारगेट कौन सा, वर्ल्ड का टारगेट 2050। ठीक है, अब बात आती है कि रिपोर्ट कौन बनाता है, तो याद रखना इंटरगवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन जो है वो इसकी रिपोर्ट को बनाता है। याद रखना वर्ल्ड ओशियन डे कब बनाया जाता है, 8 जून। तो कल जो है 8 जून वो किसके लिए बनाया जाता है, वर्ल्ड ओशियन डे भी बनाया जाता है। हमें ओशियंस को प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, इनका ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन से ओशियंस, हाउ मेनी ओशियंस आर देयर इन द वर्ल्ड, कितने ओशियंस है हमारे पास दुनिया में और कौन कौन से उसके नाम है उसको कमेंट करके बताना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन MOU टू सेट अप डेडिकेटेड टेलीमानस। देखो टेलीमानस क्या है, किसने स्टार्ट किया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। एक्चुअल में इसका पूरा नाम समझना, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। ये इसको हम डिजिटल आर्म भी कहते हैं, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की। इसको 2022 में स्टार्ट किया गया था। इसकी मिनिस्ट्री कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर है। आपसे पूछेगा कि इसका जो सेंटर है वो कौन इसके साथ सेंटर ने अलाइन किया हुआ है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु। इसका नोडल सेंटर कौन सा है, तो NIHANS, हमने कल परसों पढ़ा था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ, सॉरी। देखो होता क्या है, आपने देखा होगा जैसे उसके साथ डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ किया, समझो डिफेंस में लोग होते हैं बेचारे, कोई जैसे आपने देखा होगा कल परसों वो उसके ऊपर जैसलमेर बॉर्डर के ऊपर है ना, रेगिस्तान के अंदर कोई बेचारा पहाड़ों के अंदर है। तो ये जो आर्मी के लोग होते हैं बेचारे कई बार फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, 4-4 5-5 महीने वही ड्यूटी कर रहे हैं। तो देखा होगा आपस में दो दोस्तों की लड़ाई होगी, दो फौजियों की लड़ाई होगी और छोटी सी बात थी, वैसे देश की सुरक्षा के लिए बैठे थे, इसमें कोई गलत नहीं है। गुस्सा आ गया, फ्रस्ट्रेट होके बैठे थे, मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर थे, फैमिली टॉर्चर था, बाहर का टॉर्चर था, दुनिया भर की परेशानी थी, एक दूसरे को गोली मार दी। ऐसे सीन होते रहते हैं। सुसाइड कर लिया, सबसे ज्यादा जो डिफेंस के लोग हैं वो सुसाइड करने को देखने को मिल रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो लोग सुसाइड, तो उनकी मेंटल जो हेल्थ है ना वो अच्छी नहीं है। तो हमने क्या किया, एक नया प्रोग्राम चलाया। ठीक है, कौन कौन सी मिनिस्ट्री ने, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, और किसके साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलकर, कि हम एक प्रोग्राम चलाएंगे टेलीमानस, जो डेडिकेटेड होगा कि वो जो आर्मी में लोग हैं ना उनकी मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक किया जाए। बात समझ में आ रही है। और मेंटल हेल्थ के लिए कौन सा डिपार्टमेंट हो जाएगा, तो आपका जो NIMHANS है, ठीक है, जो कि बैंगलोर में बना हुआ है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। 2022 में स्टार्ट हुआ था और डिफेंस में ये जो लोग हैं उनकी मेंटल हेल्थ को देखने के लिए। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। सरकार क्या करती है, सरकार ने किरण हेल्पलाइन बना रखी है, टोल फ्री। अगर आपको मेंटली कोई इश्यू है इस पे फोन करो, नंबर होते हैं इसके टोल फ्री, आपसे बात की जाएगी, आपको फोन के ऊपर क्या दिए जाएंगे, आपको सलाह दी जाएगी, एडवाइस दी जाएगी, आपको बचाया जाएगा। सुसाइडल थॉट आते हैं तो इसके ऊपर फोन करो, आपको उसके अंदर एडवाइस दी जाएगी। दूसरा कौन सा है, मानस मित्र ऐप, एक मोबाइल ऐप आता है वो डाउनलोड कर लो। अगर फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, कभी कभी सुसाइड करने का मन करता है तो डाउनलोड कर लो, है ना। हालांकि सुसाइड करना फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, राइट टू लाइफ, राइट टू डेथ नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया 1982। आपसे पूछेगा मेंटल एक्ट कब आया था, मेंटल एक्ट आया था 2017। आपसे पूछेगा नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी कब आई थी, 2014। ऐसे लोग जो ये सब करने की कोशिश करते हैं, देखो अगर कोई मेंटल है तो जरूरी नहीं है तुम उसको बेड़ियों से बांधकर, चेन से बांधकर रखोगे, ये भी गलत है, क्योंकि तुम उसका राइट टू लाइफ छीन रहे हो। उसका प्रॉपर इलाज कराओ, अगर आपसे नहीं रखा जा रहा तो उसको हॉस्पिटल में छोड़ दो, सरकार उसको संभालेगी। समझ रहे हो ना। वो तब की बात है जब लोग मेंटल हो जाते हैं, लेकिन ना हो मेंटल उसके लिए टेलीमानस। अंडरस्टैंड, आई थिंक बात समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद चलते नेक्स्ट, कोऑपरेशन विद इंडिया टू सी मैनीफोल्ड इंक्रीजेस सेज नॉर्वेजियन एम्बेसडर। सिंपल सी एक न्यूज है कि जो नॉर्वे है वो हमारे साथ रिश्ते बढ़ाने पे लगा हुआ है। ठीक है, वो चाहता है कि इंडिया के साथ और ज्यादा रिश्तों को, रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए। ठीक है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन हाँ एक बार पढ़ लेना नॉर्वे कहां लाई करता है। और जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, मैरीटाइम हो गया, सर्कुलर इकोनॉमी हो गया, इसको प्रमोट करने के लिए वो हमारे साथ रिलेशंस बनाने पे
या हम उनके साथ क्या करने वाले, रिलेशन बनाने वाले। जैसे यहाँ पर लगा हुआ है 4 नेशन है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, उसके अंदर ये आता है हमारे साथ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक बार जस्ट पढ़ लेना। उसके बाद चलते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला देखो, सेवरल रिवर्स इन द आसाम फ्लोइंग अबव डेंजर लेवल। देखो होता क्या है, जब जब मानसून आता है, जब जब बारिश होती है, तो जो रिवर्स है ना, जो मानसून रिवर्स हैं, इवन एवरग्रीन रिवर्स है, गंगा जैसी, ब्रह्मपुत्रा जैसी, उनके अंदर बाढ़ आने के चांस रहते हैं, फ्लड आने के चांस रहते हैं। और अगर आसाम की बात करूं तो आसाम एक ऐसा स्टेट है जिसमें हर साल बाढ़ आती है, फ्लड आता ही आता है। और उसका रीजन बस एक रिवर है, वो कौन सी, आपकी बहुत सारी रिवर्स है लेकिन एक मेजर रिवर है, कौन सी, ब्रह्मपुत्रा रिवर। और जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो जो है कहां से ओरिजिनेट होती है, तो याद रखना मानसरोवर। कहां से ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर लेक, कहां पर, तिब्बत, ठीक है। और याद रखना इस ब्रह्मपुत्रा रिवर के बहुत सारे नाम है। जैसे जब ये वहां पर होती है तिब्बत के अंदर तो इसको सांगपो कह देते हैं, जब ये इंडिया में एंटर कर जाती है इसको दिहांग कह देते हैं, जब ये आसाम में आती है तो इसको ब्रह्मपुत्रा कह देते हैं, और जब यही रिवर बांग्लादेश में चली जाती है तो इसको हम क्या कह देते हैं, जमुना कह देते हैं। नोट यमुना, यमुना अलग है, ये जमुना कहलाती है। और जैसे कि आपको पता है कि इधर से एक आती है गंगा, इधर से आकर एक आती है ब्रह्मपुत्रा, और जहां दोनों मिलती हैं उस जगह पे जो नई नदी बनती है उसे क्या कह देते हैं, उसे कह देते हैं पद्मा। सॉरी, इसको क्या कह देते हैं, गंगा को पद्मा, इसको क्या कह देते हैं, जमुना, कहां पर, बांग्लादेश में। और दोनों जहां से मिलके स्टार्ट होती हैं, इन दोनों को कंबाइंडली भी क्या कह देते हैं, जमुना रिवर कह देते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये जो फ्लड आने के चांसेस हैं ये इसमें कैसे होते हैं समझना। बहुत सारी रिवर्स होती है, जैसे इसको ऐसे समझो, है ना, समझना। आपने एक नाम सुना होगा, कोसी रिवर। कोसी रिवर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सोरो ऑफ बिहार, मतलब बिहार में इसकी वजह से लोग शोक मनाते हैं। आपने सुना होगा ब्रह्मपुत्रा, इसको क्या कहते हैं, सोरो ऑफ आसाम। आपने एक नाम सुना होगा दामोदर रिवर। दामोदर कहां से फ्लो करती है, तो ये करती है आपकी झारखंड और वेस्ट बंगाल में, इसको क्या कहते हैं, सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल। आपने एक नाम सुना होगा महानदी, जिसके ऊपर सबसे लंबा डैम भी बना हुआ है, कौन सा, हीराकुंड, ठीक है। ये जो महानदी रिवर इसको क्या कहते हैं, सोरो ऑफ उड़ीसा। तो होता क्या है समझना, कुछ नदियां ऐसी हैं जिनकी वजह से हर साल बाढ़ आती है और उनसे लोग दुखी हो जाते हैं, उसे सोरो कह देते हैं, मतलब उससे शोक मना रहे लोग। अब ये होता कैसे है, तो देखो जो आपकी कोसी रिवर है ना, इसके साथ तो ये सीन होता है, ये पहाड़ों से आती है और ये एक ऐसी रिवर है जो अपने साथ बहुत सारी गंदगी लेकर आती है, वेस्ट, और ये अपना ही रास्ता ब्लॉक कर देती है। और जब अपना ही रास्ता ब्लॉक कर देती है तो एक बार इधर से आई, अगली साल पता चली इधर से आ जाए, क्योंकि इधर का रास्ता ब्लॉक हो गया इस बार, अगली साल पता चली इधर से आ जाए। तो पहाड़ों के अंदर तो डैम बना नहीं सकते हो, तो बिहार के अंदर भी हर साल बाढ़ आती ही आती है, और उसका रीजन कौन सा है, कोसी रिवर, ठीक है। ऐसे आसाम में होता है, ऐसे कहां पर होता है, आपके इसके अंदर दामोदर के अंदर। दामोदर में भी हमने उससे बचने के लिए बना रखा है क्या, हमने इसके अंदर बना रखा है दामोदर वैली कॉरपोरेशन। अब दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या था, इसको हमने कैसे बनाया, तो इसको हमने बनाया था कि आपका जो यूएसए है ना, अमेरिका, उसके अंदर एक रिवर है, उस रिवर, टेनिस रिवर, उस रिवर के बिहाफ पर हमने क्या किया, 1948 में एक प्रोग्राम चलाया दामोदर वैली कॉरपोरेशन। और हमने क्या किया, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंदर, कॉरपोरेशन ही कॉरपोरेशन, इसमें हमने क्या किया, इस दामोदर रिवर के ऊपर 7 डैम बना दिए जगह जगह, 4 झारखंड में, 3 वेस्ट बंगाल में। अब आएगी बाढ़ कैसे आएगी, तो हम ये सब कर सकते हैं। तो ये बस न्यूज यही है कि अभी जैसे जैसे मानसून बढ़ रहा है तो ये जो आसाम है इनके अंदर बाढ़ आने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि बाढ़ किसी भी स्टेट में जब आएगी तो न्यूज में तो आएगी, लेकिन उसका बेसिक सा कोज क्या रहेगा, तो कुछ स्टेट में तो हर साल ही आती है, कुछ में ज्यादा ओवरफ्लो करने की वजह से आ जाती है। जैसे पेरियार रिवर के अंदर आ गई थी 2018 में, पिछले डिकेड की नहीं, पिछले सेंचुरी की सबसे भयंकर बाढ़ होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हमें बार बार पढ़ते रहना, और यही चलेगा। जैसे साइक्लोन चलेंगे, अब ना रेमाल साइक्लोन आया था, ओमान ने नाम दिया था, अगली बार कोई और आ जाएगा, वो हम उसको पढ़ते रहेंगे साथ साथ। कौन सा डिपार्टमेंट इसमें आ जाएगा, तो बार बार तुम्हें एनडीआरएफ भी देखने को मिलेगा, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ठीक है। कब बना था, 2006 में। हेडक्वार्टर कहां पे है, दिल्ली के अंदर। कितने बटालियन है इसमें, 6 बटालियन है, ठीक है। तो इसको भी हम बार बार पढ़ते रहते हैं, तो थोड़ा सा बस समझना था कि क्या हो रहा है वहां पे। अगर पूछे दुनिया का ओनली ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो एक रिवर के ऊपर बना हुआ है तो कौन सा है, माजुली। कौन सा है, याद रखना, माजुली डिस्ट्रिक्ट।
वो किसके ऊपर बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र रिवर पे। अगर पूछे दुनिया का वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, दुनिया का तैरता हुआ नेशनल पार्क, इसका मतलब ये नहीं है कि शेर हाथी उसमें तैर रहे होंगे। एक ऐसा नेशनल पार्क जो जिसके अंदर क्या बना हुआ है? पानी ज्यादा भरा हुआ है, लेक के अंदर बना हुआ है। वो कहां पर है? ब्रह्मपुत्र रिवर के पास ही। कहां पर? मणिपुर के अंदर आपको मिल जाएगा, या मैं कह सकता हूं मणिपुर के अंदर। और कहां पर है वो? तो कौन सी लेक के ऊपर है? तो याद रखना कौन सी लेक है उसकी? लोकटक, सॉरी क्या नाम है उसका? लामजाऊ। ठीक है, लामजाऊ नेशनल पार्क, काइबुल लामजाऊ नेशनल पार्क। ठीक है, तो ऐसे कुछ पॉइंट हैं जो थोड़े से ध्यान रखने हैं। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। अभी बार बार ये देखने को मिलेगा हमें, ये वाली न्यूज आपने पढ़ी होगी। ठीक है, सोशल मीडिया पे यही चल रहा है। इसने क्या किया? इस फीमेल कांस्टेबल ने जो कंगना रनौत है उसको थप्पड़ मार दिया। और कहां पर? चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर। और जब इसने थप्पड़ मारा तो इसने बताया कि उसने इसलिए थप्पड़ मारा कि जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था एमएसपी के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, तो कंगना रनौत ने ये कहा था कि ये जो लेडीजें बैठी है इसमें जो लोग बैठे हैं 100 रुपए में आ जाते हैं। तो इसने कहा कि जो मेरी मदर थी वो भी उसमें बैठी हुई थी प्रोटेस्ट में, तो ये काफी दिन से इससे दुखी थी, इसके ट्वीट से, इसके कमेंट से, तो कल उसने उनको थप्पड़ मार दिया। तो ये जस्ट एक न्यूज में आ गया। तो न्यूज में क्या आ गया? सीआईएसएफ। सीआईएसएफ क्या करता है? सेंट्रल जो आपकी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है उसको कहते हैं। आपसे पूछेगा कब बना था सीआईएसएफ, तो याद रखना 10 मार्च 1969। आपसे पूछेगा किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था, तो जस्टिस मुखर्जी कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था। आपसे पूछेगा कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर कितनी फोर्सेज आती हैं? 7। उनमें से एक सीआईएसएफ भी है, बाकी की 6 ये है। कौन कौन सी? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, 1965 जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, जब हमें पता चला कि यार बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए फोर्स भी होनी चाहिए, तो हमने बीएसएफ को बनाया। ठीक है, 1965 में। आईटीबीपी 1962 में। ठीक है, जब हमारी चाइना से बैटल हुई तब हमें पता चला कि यार इंडो तिब्बतन बॉर्डर है उसको भी सिक्योर करना पड़ेगा। फिर हमने बनाया एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, 1963। फिर हमने बनाया आसाम राइफल, हालांकि सबसे ओल्डेस्ट आर्मी कौन सी है? आसाम राइफल, सबसे पहले बनी थी 1835 में। फिर आपसे पूछेगा और कौन सी है? एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये कब बना? 1986 में। आपसे पूछेगा सीआरपीएफ कब बना, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये कब बना? तो 1939 के अंदर। तो इनके कुछ ईयर याद रखना और थोड़ा बहुत इसके बारे में ध्यान रखना। अगर पूछे आर्मी कब बनी हमारी, तो याद रखना 1 अप्रैल 1895। अगर आपसे पूछे कि नेवी कब बनी थी हमारी, तो याद रखना नेवी कब बनी होती है, तो आपकी 26 जनवरी 1950। अगर आपसे पूछे एयरफोर्स कब बनी थी, तो याद रखना 8 अक्टूबर 1932। ठीक है, ये कुछ पॉइंट ध्यान रखना। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना हु इज द कमांडर ऑफ एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी, तीनों के जो चीफ कमांडर है उसके नाम कमेंट करके बताना। और याद रखना तीनों आर्मीज के जो चीफ होते हैं, या तीनों आर्मीज का जो सबसे बड़ा चीफ होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 53, प्रेसिडेंट विल बी द कमांडिंग या चीफ कमांडर ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, खालिस्तान। देखो ये बहुत अच्छी न्यूज है, आपने देखा होगा खालिस्तान की डिमांड हो रही है काफी टाइम से। आपने एक केस पढ़ा होगा, हमने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, है ना? ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? 1984 के अंदर। ठीक है, हुआ क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर कि जो आपका अमृतसर है उसके अंदर एक मंदिर है गोल्डन टेम्पल, यानी कि एक वो है गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल के नाम से। ठीक है, और याद रखना गोल्डन टेम्पल के लिए जो जमीन थी वो किसने दान में दी होती है? अकबर ने। और किसको दी थी? गुरु रामदास को। और गुरु रामदास ने क्या बनाया था वहां पर? अमृतसर शहर बसाया था। सिखों के 10 गुरु थे ना, तो जो गुरु रामदास थे उनको अकबर ने दान में दी होती है, इसलिए हम अकबर को सेकुलर राजा भी कह देते हैं। अब क्या हुआ, इस गोल्डन टेम्पल का उस समय क्या होता है? एक चीफ होता है, और वो जो चीफ पुजारी था उसका वो कौन था? भिंडरावाला। और भिंडरावाला क्या कर रहा था? वो डिमांड कर रहा था किसकी? कि मुझे क्या चाहिए? खालिस्तान। जब उससे पूछा गया खालिस्तान, तो उसने क्या किया? खालिस्तान, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी बहुत ज्यादा। और इंदिरा गांधी कुछ बोलती नहीं थी, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, क्योंकि 1980 में जब इलेक्शन हुआ था तो इंदिरा गांधी को जितवाने में उसने बहुत हेल्प की होती है। बाद में वो डिमांड करने लग जाता है किसकी? खालिस्तान की। उसको नहीं दिया गया। एक दिन इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंडियन आर्मड फोर्सेस को भेजा। 1984 में एक ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार, और उस गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से घेर लिया, और उसके अंदर जितने भी लोग थे, बच्चे, बूढ़े, औरत, सबको मार दिया गया, और उसमें भिंडरावाला भी मारा गया, और सोचा गया कि खालिस्तान वहीं खत्म हो गया। लेकिन ये खालिस्तान की जो डिमांड थी वो धीरे धीरे बढ़ती रही।
बाद में क्या हुआ, इंदिरा गांधी को उसके 2 सिख गार्ड होते हैं, वो उसको गोलियां मार देते हैं और 46 के लगभग उनको गोलियां लगी होती है और उनकी डेथ हो जाती है। बाद में क्या होता है, जब राजीव गांधी पीएम बनते हैं तो राजीव गांधी क्या करते हैं, उस बात का बदला लेने के लिए दिल्ली के अंदर जितने भी सिख लोग थे उनको मारा जाने लगता है। बाद में उनका नाम भी आता है, सरकारी कमीशन बनता है, उसके बाद वो सब रिपोर्ट भी आती है। लेकिन मैंने कहा कि ये कौन है, ये वही आदमी है, ये उसी का बेटा है जिसने इंदिरा गांधी को उस समय गोली मारी होती है, उन 2 लोगों में से एक का। ये किसकी डिमांड करता रहता है, खालिस्तान की। अब इंसिडेंट्स देखो, इसके ऊपर इतने सारे केस लगे हुए हैं। ये भाग रहा था लास्ट ईयर, इसको पकड़ा गया था कहां से, नेपाल बॉर्डर से, और इसको उठाकर आसाम जेल में डाल दिया। अब इस बंदे ने क्या किया, इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन कहां से लड़ा, पंजाब से। तो पंजाब में इसकी डिमांड होती है खालिस्तान की, और देखो ये बंदा जीत भी गया। ये लगभग 1,97,120 वोट के साथ जीत गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसको पार्लियामेंट में बैठने का मौका मिलेगा, जबकि ये जेल में है। याद रखना, अगर आप जेल में हो लेकिन आप कन्विक्ट नहीं हुए हो तो आप केस भी लड़ सकते हो, या सॉरी इलेक्शन भी लड़ सकते हो, फाइट कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, वोट भी डाल सकते हो। तो 2 एक्ट आपने पढ़े होंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आरपीए कब आया था, एक है 1950, एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इसके अंदर किसके बारे में लिखा है, तो इसमें लिखा पीपल के बारे में, लोगों के बारे में, कि तुम जेल में हो तो जेल से अगर तुम कन्विक्ट नहीं हुए हो तो वोट भी डाल सकते हो। एक ये 1951 वाला एक्ट किसके बारे में लिखा है, तो ये लिखा है पॉलिटिशियंस के बारे में। तो अगर पूछे कौन से एक्ट के अंडर इसने जेल में रहते हुए भी केस लड़ लिया तो कौन सा हो जाएगा, आरपीए 1951। बात समझ में आ रही है ना। और खालिस्तानी की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। देखना ही है कि सरकार इसको दबाने के लिए क्या कोशिश करती है, क्या नहीं करती है। ठीक है, और अभी ये आसाम की जेल में बंद है। और याद रखना, उस समय बहुत सारी डिमांड हुई थी। बंगाल वालों ने कहा था बंगलास्तान दे दो, इन्होंने कहा था खालिस्तान दे दो। आपने एक नाम सुना होगा, बोडो ट्राइब, जो कि आसाम वगैरह में रहती है, वो क्या कहते हैं, हमें बोडो लैंड दे दो। तो किस किस को क्या दिया जाए, है ना, कुछ तो भारत के लिए भी छोड़ा जाए ना। तो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी उसमें जीत चुका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, CIC कांट कमेंट ऑन हाउ एमपीज स्पेंड देयर फंड्स सेज दिल्ली हाई कोर्ट। देखो ये बहुत अच्छी न्यूज है, अगर तुम इसको अच्छे से पढ़ना चाहो तो। हुआ क्या कि जो एमपी होते हैं ना, उन एमपीज के लिए एक स्कीम आई थी जिसका नाम क्या था, तो एक सिंपल सी स्कीम थी, समझना, पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, MPLADS। इस स्कीम को लाया कब गया था, 1993। ठीक है, इस स्कीम के अंडर क्या था, समझना कि जो एमपी होते हैं ना, उन एमपीज को साल के 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, और वो पर ईयर मिलते हैं कि उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में खर्च करने हैं। ठीक है, अब क्या हुआ इसके अंदर कि ये जो पैसे खर्च होते हैं ना, देखो उनको पैसा मिलता है लेकिन वो पैसा उनके पास नहीं होता, वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के पास होता है। जैसे मान लो कोरोना में तुमने देखा होगा, तो तुमने पढ़ा होगा कि ये एमपी तो बहुत अच्छा है, कोरोना में इसने देखो 2 करोड़ रुपए दान में दे दिए, और ये एमपी तो बहुत अच्छा है, इसने देखो रोड बना दी अपने पैसे से। ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने क्या किया, अपना जो पैसा उनको मिलता है सरकार की तरफ से 5 करोड़ रुपए हर साल के, कि भाई तुम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पानी की व्यवस्था ठीक कर दो, रोड कंस्ट्रक्शन अच्छे से कर दो, है ना, वहां के मैनेजमेंट को अच्छा कर दो, अच्छी जगह कुछ भी अच्छा काम कर दो। लेकिन ये लोग करते नहीं है। ये लोग करते क्या है, अभी एक डाटा आया कि दिल्ली के अंदर अब तक, जब से स्कीम आई है तब से लेकर अब तक लगभग 311 करोड़ जो है पैसा दिया गया, लेकिन उसमें से 100 करोड़ पैसा ही यूज किया गया बस। तो ये तो गलत बात है ना। तो उस पैसे को या तो रिलैप्स मत करो कि वो पैसा, या तो ऐसा कर दो कि ये पैसा अगर तुमने इस साल यूज नहीं किया तो अगले साल तुम्हें ये दूसरा पैसा नहीं मिलेगा, यही यूज करना पड़ेगा। अगर ऐसा कर दोगे तो वो करेगा उस पैसे को खर्च। बात समझ में आ रही है ना। तो बस बात यही उठ रही है। देखो CIC क्या है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। आपने एक नाम सुना होगा RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। कब आया था राइट टू इंफॉर्मेशन, 12 अक्टूबर इन 2005 कंप्लीटली इनेक्ट हो गया था। और 12 अक्टूबर को क्या बनाते हो, इंफॉर्मेशन डे भी बनाते हो, नेशनल इंफॉर्मेशन डे भी मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। और RTI क्या होता है कि अगर मैं किसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूं तो मेरे को कुछ नहीं करना। अगर मैं BPL में हूं, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो मेरे को 0 रुपए, अगर मैं APL में हूं तो 10 रुपए, मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा, मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उस एप्लीकेशन, उस RTI के बाद ही पता चला कि ये सारा डाटा निकल के आता है। तो बात ये निकल के आती है कि क्या ये ऐसा नहीं कर देना चाहिए कि उसके पैसे को ट्रांसफर कर दो अगले साल, कि उसको मिलेगा ही नहीं। होता क्या है कि MP जो होते हैं ना, ये पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, और जब इलेक्शन का टाइम आता है ना तो उस पैसे को इलेक्शन में यूज कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा आर्टिकल भी लिखा हुआ है। तो याद रखना RTI क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। कब आया था, 2005 में। कौन सी मिनिस्ट्री में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट।
ठीक है, सॉरी, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये जो स्कीम थी आपकी MPLADs कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। लेकिन जब ये बनी तब, लेकिन 1994 से इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्रामिंग की मिनिस्ट्री के अंडर आता है। आपसे पूछेगा मैक्सिमम एज कितनी होती है? जो RTI ऑफिसर होता है, चीफ RTI, तो उसकी 65 साल, 65 ईयर। आपसे पूछेगा अपॉइंटमेंट कौन करता है RTI ऑफिसर की? तो प्रेसिडेंट। लेकिन उस प्रेसिडेंट के पास नाम भेजने वाली काउंसिल में कौन होता है? प्रधानमंत्री, अपोजिशन लीडर और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, जैसे कि अभी तुमने पढ़ा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके अंदर कौन कौन होता था? PM, CGI एंड अपोजिशन लीडर। लेकिन इन्होंने क्या किया? CGI को हटाकर कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया और अपोजिशन लीडर तो कोई था ही नहीं। लेकिन इस बार स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आ चुका है, तो ये जो अपनी जो मनमर्जियां हो रही थी वो शायद नहीं हो पाएंगी। ठीक है, इसी के लिए तुमने देखा होगा कांग्रेस हारने के बाद भी खुशियां मना रही होती है कि एटलीस्ट हम स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बन के बैठेंगे। और डेमोक्रेसी के लिए सबसे हेल्दी कंडीशन यही होती है कि आप लोग स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के साथ बैठे हो। अगर मेरा कोई अपोज करने वाला ही नहीं बैठा होगा, मेरे को ये कोई कहने वाला ही नहीं है कि तुम गलत पढ़ा रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तो मैं तो अपनी मनमर्जी से काम करता रहूंगा। बस समझ में आ रही है ना? तो डेमोक्रेसी का मतलब ही तो ये था, राजा महाराजाओं से हट के हम इस पे आए, वरना राजा महाराजा तो पहले ही थे ना कि वही राजा रहेगा, जो मन में आएगा वो करेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो उसकी एक अच्छी डेफिनेशन भी है, तो याद रखना इसमें ये लोग होते हैं, अपोजिशन लीडर भी होता है। ठीक है, आपसे पूछेगा टोटल कितने मेंबर होते हैं? 1 + 10, 11 मेंबर होते हैं टोटल। आपसे पूछेगा कि सबसे पहला RTI ऑफिसर कौन था? तो वजाहत हबीबुल्लाह वाज द फर्स्ट RTI कमिश्नर, CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। आप मुझे कमेंट करके बताना हु इज द करंट एट प्रेजेंट CIC ऑफ इंडिया। ठीक है, लास्ट ईयर चेंज हुआ था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, और मुझे यह भी बताना कि क्या ये पैसा इनको दिया जाता है, दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। NHRC सीक्स रिपोर्ट ऑन सेल ऑफ गर्ल्स एज पार्ट ऑफ नाटा प्रथा। देखो नाटा प्रथा जो है ना, ये कई जगह पर चलती है। होता क्या है नाटा प्रथा, समझना। एक्चुअल में ये बात कर रहा है किसकी? राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, UP हो गया, MP हो गया, इनमें। तो इसके ऊपर देखो होता क्या है कि जो लड़कियां होती है ना, सोचो आजादी के इतने साल बाद भी जो लड़कियां हैं हमारे यहाँ पर, जो गर्ल्स हैं, उनको बेचा जाता है। इवन स्टैम्प पेपर के ऊपर मोहर लगती है, स्टाम्प लगती है, और उनकी खरीद और उनकी बिक्री की जाती है, मतलब बाय और सेल होता है लड़कियों का। तो सोचो आज भी ऐसा हो रहा है, क्या ये अलाउड होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? तो NHRC जो है ना आपका, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो चाहता है कि इसके ऊपर एक रिपोर्ट बने और इसको खत्म किया जाए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर मैं कहूं कि तुम किसी को बेच रहे हो, सेल ऑफ द गर्ल्स, तो कौन से आर्टिकल में प्रोहिबिट होता है? आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर ही आता है ये, कि तुम किसी इंसान को बेच दो या किसी इंसान की पूरे बॉडी ऑर्गन्स को बेच दो निकाल के, तो ये भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। लेकिन ये धड़ल्ले से ऑफिशियली चल रहा है। किस किस के अंदर? राजस्थान में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है, गुजरात के अंदर भी होता है। और इस प्रथा का नाम क्या है? नाटा प्रथा, जिसके अंदर जो कम्युनिटीज होती हैं वो गर्ल्स को क्या करती हैं? बेचती हैं। किसके ऊपर? स्टाम्प पेपर के ऊपर, कि आज से ये लड़की तुम्हारी हुई। बात समझ में आ रही है? तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए NHRC ने डाटा मांगा है। और NHRC क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। कब बना था? 12 अक्टूबर 1993। ठीक है, कौन से एक्ट से बना था? प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में आया था। ठीक है, आपसे पूछेगा कि इसको कैसे बनाया गया था? तो एस्टेब्लिश्ड विद द पेरिस प्रिंसिपल्स। व्हाट इज पेरिस प्रिंसिपल? याद रखना, पेरिस प्रिंसिपल ये होता है कि जब तुमने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल पढ़ी होगी, वो भी सेम ईयर में बनी थी, उसके बाद ही इसको बनाया जाता है। वो यूनाइटेड नेशन जो है NHRC, वो पूरे दुनिया के वर्ल्ड लेवल का, ये इंडिया लेवल का है, बस ऐसे याद कर लेना। ठीक है, किसके लिए? फॉर प्रोमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। आपसे पूछेगा चेयरमैन कौन है इसका, या कौन होता है? तो या तो CGI होना चाहिए फॉर्मर, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, वो उसका हेड होता है। आज के दिन कौन है? तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा इज द ह्यूमन राइट्स कमिश्नर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, बहुत अच्छा पैसेज है, दोबारा भी शायद न्यूज में देखने को मिले, द हिंदू में आपने देखा होगा। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। फूड प्राइस राइज लाइकली स्पीड अप इन मे। देखो आपने देखा होगा कि अभी जो फूड प्राइस है वो हो सकता है कि राइज कर जाए, महंगाई बढ़ जाए, और कुछ भी नहीं है। और महंगाई का रेशियो क्या होना चाहिए? तो आपने पढ़ा होगा मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर टोटल 6 मेंबर होते हैं, 3 होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, 3 होते हैं RBI की तरफ से। इसमें कहा जाता है 4 + -2 का फॉर्मूला होना चाहिए। 4 + 2 बोले तो 6, 4 - 2 बोले तो 2, यानी कि 2 से 6 के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए। अगर 2 तक है तो ठीक है, 6 तक है तो ठीक है, 6 से ज्यादा चला गया तो इन्फ्लेशन, इससे कम हो गया तो डिफ्लेशन बहुत ज्यादा कम हो गया।
ठीक है, तो सरकार इसको मेंटेन करती है, बीच में रखा जाए। लेकिन अभी डाटा ये निकल के आ रहा है कि फूड इन्फ्लेशन है वो राइज कर सकता है, और जो वेजिटेरियन मील है वो 9% तक राइज कर सकती है अप्रैल के कंपैरिजन में। अप्रैल में 8% हाई टू इंक्रीज हुआ था जो वेजिटेरियन मील होती है उनमें, इसमें 9% हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कि कितना होता है कितना नहीं होता है। लेकिन याद क्या रखना है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो होता है इसको सरकार कैसे कैलकुलेट करती है, तो समझना एक छोटा सा डाटा। इनको कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा तरीका होता है, वो क्या है, सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। व्हाट इज सीपीआई? तो ये होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसमें कंज्यूमर लेवल के ऊपर है ना, यूज करने वाले लोगों के लेवल के ऊपर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं, उसमें होलसेल पे। जैसे मान लो मेरी होलसेल की दुकान है, तुम लोग छोटे छोटे दुकानदार हो, मेरे से सामान ले जाते हो, तो मेरे लेवल पर जितना मैं इंक्रीज कर रहा हूं किसी प्रोडक्ट में, तो वो हो गया डब्ल्यूपीआई। लेकिन तुम जब लेकर जा रहे हो दुकानों के ऊपर बेच रहे हो, और तुमसे जब कस्टमर खरीद रहा है, तो उसको कितनी महंगाई फील हो रही है उस लेवल पर, कंज्यूमर लेवल पर, वो सीपीआई का डाटा होता है बेसिकली। ठीक है, तो दो तरीके से निकालती है। इसका मीनिंग है तो है इट रिफ्लेक्ट्स द एवरेज चेंज इन द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर्स, वही बात हो गई। इसका मतलब होता है इट रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन एवरेज होलसेल प्राइस फॉर द गुड्स एज सोल्ड इन द बल्क, यानी होलसेल वाली, वही उसका मतलब है। आपसे पूछेगा ये रिपोर्ट कौन देता है, तो याद रखना नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ। ठीक है, आपसे पूछेगा मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड द लेबर ब्यूरो। आपसे पूछेगा इसकी मिनिस्ट्री, तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दोनों अलग अलग है, डाटा याद कर लेना। इसमें पूछेगा बेस ईयर कौन सा है, 2012, इसका बेस ईयर है 2011 एंड 12। ठीक है, बेस ईयर मतलब कब से इसको माना जाने लगा। उसके बाद अगर पूछे इसका सोर्स क्या होता है, सीपीआईज आइटम्स वेट आर बेस्ड ऑन एवरेज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, क्योंकि कंज्यूमर जो यूज कर रहा है उसके बिहाफ पर। द डब्ल्यूपीआईज आइटम्स वेट्स आर बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन वैल्यूज, कितनी प्रोडक्शन वैल्यू हो रही है। पूछेगा इसको कैसे मेजर करते हैं, फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन, इसको फर्स्ट स्टेज ऑफ द ट्रांजैक्शन, जहां से माल निकला बेचने के लिए वो फर्स्ट स्टेज हो गया, और जहां पहुंचा कंज्यूमर तक वो लास्ट स्टेज हो गया। ठीक है, आपसे पूछेगा प्राइस पेड बाय कंज्यूमर्स, होलसेल डीलर्स। आपसे पूछेगा कितने नंबर हैं, तो ये जरूर याद रखना। अगर रूरल आइटम की बात करता हूं तो 448 आइटम्स रूरल में सीपीआई में आते हैं, 460 आइटम्स अर्बन एरियाज में आते हैं, यानी कि 448 ऐसे आइटम है खाने के फूड प्रोडक्ट जिनको हम सीपीआई से उनकी महंगाई को मेजर करते हैं। और अर्बन एरियाज में 460 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके हम सीपीआई से महंगाई को मेजर करते हैं, इन्फ्लेशन को। इसमें कितने हैं, तो 697 प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, इसमें प्राइमरी, फ्यूल, पावर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट सब आ गए। इसमें पेट्रोल, फ्यूल ये नहीं होता। ठीक है, ये कौन सा है, तो वेटेज कितना होता है, तो द फूड ग्रुप हैज ए वेटेज ऑफ 39.06%, और इसका कितना है, लगभग 24.4%। तो ये कुछ डाटा याद रखना, सीपीआई डब्ल्यूपीआई क्या होता है, कैसे इसको मैनेज किया जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना ही है। इस वाली न्यूज को हम उसको दोबारा से चेक कर लेंगे। चलो इसी को डिस्कस कर लेते हैं, क्या समझना। बिजारे जजमेंट, बहुत अच्छा जजमेंट है, इसको समझने की कोशिश करना। मैंने कहा एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है, मतलब मैंने कहा कि एक बॉय और एक गर्ल, दोनों ने क्या की, शादी कर ली। ठीक है, जैसे दोनों ने शादी की तो मैंने कहा दो चीजें होती हैं, एक होती हैं पर्सनल रिलीजियस लॉज, ठीक है, और एक होता है स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट कब आया था, 1954 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब सोचो ये जो लड़का था ये है मुस्लिम, और ये जो लड़की है वो है हिंदू, और दोनों ने शादी कर ली। तो शादी के दो तरीके हैं, या तो तुम क्या करो, अपने रिलीजन जो है ना, रिलीजियस कल्चर, उसके बिहाफ पे शादी करो, या तुम स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करो। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर करोगे तो तुम्हें एक सर्टिफिकेट मिल जाएगी मजिस्ट्रेट से या तुम्हारी अथॉरिटी से कि तुम शादी कर लिया, आज से तुम पति पत्नी हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। एक होता है रिलीजियस कल्चर को अपनाकर, रिचुअल्स को अपनाकर। तो एक केस निकल के आया, हुआ क्या उसके अंदर कि उस लड़के ने शादी की। अब एक बात समझना कि जो पर्सनल रिलीजियस लॉज होते हैं ना, उनकी कुछ कंडीशंस अलग हैं। जैसे इसमें कहा गया कि अगर कोई मुस्लिम अगर किसी से शादी करेगा, और अगर वो आग के चारों तरफ, यानी कि फायर के चारों तरफ फेरे लेके शादी कर रहा, हम उसको वैलिड ही नहीं मानेंगे। जब वैलिड नहीं मानेंगे तो शादी तो इनवैलिड हो जाएगी। तो ये वही मैटर है कि शादी करना अगर तुमसे पूछे तो या तो स्पेशल मैरिज एक्ट से होगी या फिर रिलीजियस मैरिज जो पॉलिसीज है, रिचुअल्स हैं उनसे। लेकिन अगर स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी हुई है और उसके बाद अगर रिचुअल जो पर्सनल लॉज है वो उसको डिनाई कर देते हैं, तो वो मैरिज क्या हो जाएगी,
अनवॉइड या उसको वॉइड कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये लिखा है पर्सनल लॉ नॉर्म्स कैन नॉट बी यूज टू इनवैलिडेट इंटरफेथ मैरिजेज। अब इसमें कहा गया कि अगर पर्सनल लॉज हैं उनकी वजह से आप किसी इंटरफेथ मैरिज को क्या नहीं कर सकते, इनवैलिड नहीं कर सकते। तो एक अपने आप में अलग ही जजमेंट है। क्यों अपने आप में अलग जजमेंट, समझना। दो बातें हैं, एक है आपका आर्टिकल 44 यूसीसी। यूसीसी का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपसे पूछेगा कौन से स्टेट में हुआ है, तो कौन से स्टेट में, उत्तराखंड में, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें, जैसे ट्रिपल तलाक और ये सब पढ़ा हमने। अब मैंने कहा कि यूसीसी के अंडर अगर इसने शादी की तो ये अपने खुद के रिचुअल से कर रहा था, लेकिन यूसीसी के हिसाब से तो सब सेम होना चाहिए, तो इसने कर ली। अब मैंने कहा चले जाओ आर्टिकल नंबर 25 से 28 रिलीजियस फ्रीडम। उसमें आर्टिकल 25 में लिखा है कि हर इंसान को अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करने का राइट है। तो अगर वो चाहता है, उसको पता है कि वो मुस्लिम है और उसने ऐसे शादी की है, तो उसके घर वालों ने मना कर दिया तो मना करना पड़ेगा। तो पहली बार ऐसा हुआ है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब भी रिलीजियस आर्टिकल किसी दूसरे आर्टिकल से टकराते हैं तो रिलीजियस वाला आर्टिकल जीत जाता है, रिलीजन वाला। जैसे याद करो, एक सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो आपके जैन लोग हैं वो जब अपने लास्ट दिनों में होते हैं तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं। इसको हम कहते हैं एक प्रैक्टिस होती है उनके अंदर, ठीक है। अब जब वो ऐसा करते हैं तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लिव। तुम मर नहीं सकते, तो राइट टू सुसाइड नहीं है। अब सोचो वो मर रहा है, राइट टू लाइफ को छोड़ रहा है, खाना पीना छोड़ रहा है, तो मरेगा। तो कोर्ट में केस गया, राजस्थान की बात होती है, राजस्थान कोर्ट उसको मना कर देता है। सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, बोला नहीं 25 इज राइट, उसको अपने रिलीजियस प्रैक्टिस करने का राइट है। मतलब जहां पर 25 की अगर आर्टिकल 21 से भी लड़ाई होती है तो हमेशा 25 ही जीता, यानी कि रिलीजियस आर्टिकल जीते। लेकिन पहली बार हम देखने को मिल रहे हैं कि जो रिलीजियस है उसके अगेंस्ट ये कह दिया गया कि आप किसी की शादी को रिलीजियस जो नॉर्म्स है उसमें इनवैलिडेट नहीं कर सकते। तो अपने आप में एक अलग ही क्या आया है कि डिसीजन आया है। तो हाई कोर्ट का डिसीजन है, ठीक है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जब बात पहुंचेगी तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या। एक तरफ आर्टिकल 44 यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा देखना, इस यूसीसी में भी एक छोटा सा कॉमन पॉइंट है, शायद तुम्हें पता हो या ना पता हो। इसमें कहा गया था यूसीसी उत्तराखंड में लागू तो हुआ, लेकिन यूसीसी ट्राइबल एरियाज में लागू नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि ट्राइबल एरिया के जो लोग हैं उनका कल्चर अलग है। हो सकता है वो इंटर रिलीजन मैरिज या इंटर फैमिली मैरिज करते हो, है ना। हो सकता है कि वो इंटर कास्ट इंटर रिलीजन मैरिज करते हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम उनके पर्सनल लॉज को अल्टर नहीं करेंगे। यहां पर तो वही हो रहा है कि उसने शादी तो की थी उस लड़के ने स्पेशल मैरिज एक्ट से, लेकिन जब उसको पर्सनल मैरिज एक्ट के बारे में पता चला उसके घर वालों को, तो उन्होंने उसकी शादी को इनवैलिड कर दिया। फिर एक डिसीजन आया कि आप अपने पर्सनल लॉज की वजह से स्पेशल मैरिज एक्ट से हुई शादी को इनवैलिड नहीं कर सकते, उसको नल नहीं कर सकते। अभी एक नया छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होने वाला है, देखते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, क्या नहीं आता है। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।